27 की जंग के लिए बीजेपी कांग्रेस युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बीजेपी में रणनीति पर भोपाल से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आला कमान से हरी झंडी मिलते ही 5 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया। उपचुनाव से पहले ओबीसी, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज को संगठन में जगह देकर इस बहाने इन जातियों को साधने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक के बाद एक अपनी बिसात बिछा रही है। कांग्रेस ने 4 सचिव सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, सीपी मित्तल, कुलदीप इंदौरा को उपचुनाव की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा कांग्रेस मतदाताओं से संपर्क के लिए कांग्रेस ऑन मोबाइल प्लान ला रही है, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और वोटर से सीधे जुड़ेंगे कांग्रेस नेता। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था, संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय मुकुल वासनिक जी प्रभारी के साथ 4 सचिव बनाए हैं, जिनको हमने 27 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जवाबदारी मुकुल वासनिक जी ने सौंपी है उनको, जिसमें 2 सचिव हमारे जो पहले से काम कर रहे थे और 2 नए सचिव की नियुक्ति जरूर हुई है मुकुल जी के बाद। इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ दोनों तरफ जुबानी जंग भी चल रही है और जीत के अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने फिर पूरी 27 सीट जीतने का दावा दोहराया। सूची आएगी एक ही बार और चुनाव 27 लोगों की आएगी, चुनाव लड़ेंगे, 27 जीत जाएंगे। 27 की वो सूची आने वाली है जो 27 से 27 चुनाव जीतेंगे। अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी से खार खाए बैठी है। उपचुनाव में कांग्रेस के पास मौका है कि वो बीजेपी को पटकनी दे और वापसी करे, लेकिन बीजेपी जिस तैयारी से मैदान में है, क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वोट का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वोट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राजनीति में, लोकतंत्र में। और अगर ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए तो फिर तो क्या बात है। उस राजनीतिक दल की बल्ले बल्ले है जो इस चीज़ को बेहतर समझकर राजनीति की बिसात पर, शतरंज की बिसात पर, राजनीति रूपी शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे आगे प्ले करता है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो बीते वर्षों में बीजेपी एक ऐसी पार्टी के तौर पर सामने आई है जो इस मैनेजमेंट की एक माहिर पार्टी है। इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो उसका महत्वपूर्ण मजबूत संगठन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, और दूसरी बात यह है कि वो आधुनिक जो तौर तरीके हैं, टूल्स हैं, उनका भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती है। और उसका अनुशासन अंतिम समय में जो चुनाव के दौरान गड़बड़ियाँ होती हैं, उनके प्रबंधन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परसेप्शन बनाने में, राय या अवधारणा के निर्माण में भी वो बहुत आगे खड़ी होती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस की ताकत अगर कोई है तो वो ताकत है उसका नेचुरल स्टाइल में बैटिंग करना। और इस बैटिंग में कई बार जब गेंद ठीक टाइमिंग के साथ आपके बल्ले पे आ जाती है तो वो सीमा रेखा के बाहर भी हो जाती है, लेकिन यहाँ लक फैक्टर बराबर इन्वॉल्व होता है। और यहाँ आपका मजबूत संगठन, यानी कि यहाँ आपका प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर बीजेपी की तुलना में कम हो जाता है, जो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ आपकी लंबी इनिंग के लिए आपको लक फैक्टर की, आपको इमोटिव इश्यूज़ की और आपको जनता की लहर की बहुत ज़रूरत होती है। जबकि बीजेपी कई बार धारा के प्रतिकूल भी तैर कर, जैसा 2018 में भी हुआ कि ये माना गया छत्तीसगढ़ के नतीजे जिस आंधी की तरह कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, तो ये माना गया कि ये आंधी मध्य प्रदेश भी आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंधी बीजेपी ने रोक ली। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मैनेजमेंट के जो स्टाइल हैं, ये उपचुनाव में क्या बीजेपी अपने उसी शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखती है या कांग्रेस अपना नेचुरल गेम दिखाकर कोई धमाका करती है। आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत है। उनके साथ रहेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और उनको अग्रिम बधाई तो दी ही जा सकती है, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अधिकृत सूची नहीं है और जो मीडिया चैनल्स पर चली है वो सब उनकी कल्पना की पींगें भरती हुई पतंगे हैं। तो ठीक है सर, अभी हम भी इंतजार कर लेते हैं, लेकिन जी शुभकामनाएं जरूर दूंगा उनको। और बहुत स्वागत करूंगा शिवनाथ पटेरिया जी का, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर। पटेल साहब, सबसे पहला टिप्पणी आपकी लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं चीज़ों को आगे जाते हुए? कहीं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने की बात कांग्रेस कर रही है, तो बीजेपी ये सब तैयारियां तो बहुत अर्ली स्टेज में कर चुकी होती है, इसलिए वो कुछ आगे सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए या अब किस तरह से चीज़ों को चुनकर हम आगे बढ़ें। कैंडिडेट्स भी उसके ऑलमोस्ट फाइनल हैं तमाम सीट्स पर, तो वो भी कोई दुविधा कम से कम बीजेपी के लिए नहीं है। आप किस तरह देखते हैं मैनेजमेंट की राजनीति की? अगर मैं बात करूं और वोट मैनेजमेंट की राजनीति की बात करूं, तो कांग्रेस और बीजेपी को आप किस तरह से मुकाबले में देखते हैं? जी पटेरिया साहब। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं में कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो 50 यानी 51% से लेके 60-65% के आसपास तक रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसी स्ट्राइक रेट, अगर हम मैक्सिमम मांगने के 60% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो कांग्रेस के पास संभावनाओं की पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को इन अवसरों को भुनाना आना चाहिए। अगर बेहतर कैंडिडेट, राग द्वेष और सारी चीज़ों गुटों से हटके अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए तो मैदान में बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होगी। और ईमानदारी से अगर प्रत्याशी तय होते हैं, अगर राकेश सिंह को टिकट मिलता है तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस ने ईमानदारी से टिकट बांटे हैं। अन्यथा गुटों की भंवर में अगर उलझ गई कांग्रेस तो वो सियासी भंवर में भी उलझ के रह जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना एक फिल्म में डायलॉग है, तुम्हारे पास क्या है, माँ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास संघ और संगठन है। कांग्रेस मास बेस के भरोसे है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में लोग रिजेक्ट करेंगे बीजेपी के कैंडिडेट को क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको धोखेबाज प्रचारित किया जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, कांग्रेस की संभावनाओं का बड़ा आधार ये है कि बीजेपी की ज़्यादातर प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रणनीति के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे खड़ी है। अगर उन्हें कोई मात दे सकता है तो सिर्फ प्रत्याशी, कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी अगर मैदान में होंगे तो देखिए नतीजे क्या होते हैं। बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह जी की तरफ मैं चलूँगा। ईमानदारी की बात हुई है चौधरी साहब, मैं आपकी दुविधा नहीं बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस में कितनी ईमानदारी है, क्योंकि एक बार आप भी कुछ मुद्दों को लेकर तथाकथित रूप से ईमानदारी ना होने की वजह से ही आप कांग्रेस से बाहर गए थे। लेकिन ये समय उन बातों का नहीं है और शुभकामनाओं के साथ मैदान में उतरने का है और उसके लिए आपको फिर शुभकामनाएं। लेकिन ये बात सही है कि ईमानदारी, भले ही हम ये माने कि ये ईमानदारी, मैं थोड़ी बहुत ईमानदारी ना बरतूं, लेकिन मेरे साथ जो लोग व्यवहार संबंध रखते हैं वो पूरी ईमानदारी बरते हैं और इसीलिए बेईमानी होती चली जाती है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी दार्शनिक व्याख्या की तरफ जा रहा हूँ मैं। लेकिन आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बात सही है, पटेरिया जी की बात से मैं भी अपनी भावना जोड़ता हूँ कि ठीक कैंडिडेट चुने, चौधरी जी जैसे कैंडिडेट चुने तो कांग्रेस के लिए टक्कर देना तो निश्चित तौर पर मुकाबले में तो वो बनी रहेगी। जी मैं पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे प्रति इतनी प्रेम पूर्वक सारी बातें रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का टिकट अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। राकेश चौधरी मेहनत क्षेत्र में करते हैं, जमीन पे करते हैं, आप सब लोग बखूबी जानते हैं। और मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, तो जनता से निकल के तो ये बात आती है कि राकेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छा चुनाव होगा। लेकिन टिकट डिसाइड करना संगठन का काम है और उसमें मैं कोई बहुत ज्यादा उठापटक करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए कुछ बड़े नेता तो कर रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन जी नहीं, वो आदरणीय नेता लोग हैं और उनका सम्मान है और वो कांग्रेस के प्रति अच्छा निर्णय करेंगे जैसा आप लोग कह रहे हैं। मास्क निकालो तो समझ में आएगा था। वो मन से हंस रहे हैं। जी जी जी
मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ जी कि कांग्रेस के बारे में आपने व्याख्या की, आदरणीय पटेरिया जी ने भी व्याख्या की। कांग्रेस अगर इतनी कमजोर पार्टी होती तो जिन लोगों ने कांग्रेस खत्म करने का संकल्प लिया था वो लोग फेल हुए। कांग्रेस आज भी जिंदा है, राज्यों में भी है, देश में भी है, और कांग्रेस ने संगठन चंबल संभाग में बना के बताया। जैसा आपने कहा कि 2018 में सब जगह लहर चली, फिर भी बीजेपी बड़ी मजबूत रही, लेकिन आदरणीय द्विवेदी जी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी कमजोर रही, अच्छे वोट आए और बीजेपी हारी और कांग्रेस के ज्यादा कैंडिडेट जीते। ये जो उपचुनाव है वो फिर से चंबल में ही है, ग्वालियर में ही। तो आप ये मानिए कि जब विरोध में 7-8 हजार आदमी सिंधिया जी के लिए ग्वालियर आ सकता है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जी। मैं इससे सहमत हूँ कि कांग्रेस को, संगठन को जितनी ताकत से, जितने संगठनात्मक ढांचे में बीजेपी आगे है उससे हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं जी। लेकिन समय के थपेड़ों के साथ साथ धीरे धीरे कांग्रेस भी एक हो रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं, और उसका ये परिणाम है कि कांग्रेस आज सशक्त रूप में चुनाव लड़ने के मैदान में डटी हुई है। अगर कैंडिडेट अच्छे दिए तो मेरा ये मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, रिजल्ट जनता देगी, और जनता का जो मैं मन समझ रहा हूँ, टटोल रहा हूँ, वो कांग्रेस के पक्ष में है शरद जी। चलिए इसके दावे की पुष्टि चुनाव के नतीजे करेंगे। चौधरी साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैनेजमेंट में आपका अपर हैंड है, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट ही चुनाव के लिए काफ़ी नहीं होता है। चुनाव के लिए बेहतर प्रत्याशी और बेहतर मुद्दे जो जनता को अपनी तरफ खींच पाएँ। हालांकि बाई इलेक्शंस का ट्रेंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी रहती है एग्जिस्टिंग उसकी तरफ जाता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि शायद बहुत उथल पुथल नहीं करना चाहिए और फैसला जो है आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी ताकत की बात करते हैं तो क्या ताकत हम माने, क्या स्ट्रेंथ आपकी है जो आप ये दावा करेंगे कि तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर आप जो अतीत में घटी हैं बीजेपी एक बार फिर फेवरेट होगी लोगों की, हो सकती है, ये क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं एक नया एंगल आप लोगों के, नया तो नहीं है पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि चाहे आप हो गए, पटोरिया साहब हो गए, राकेश जी हो गए, आप लोगों ने विधानसभाओं का वो कालखंड भी देखा है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक होता था, अधिकांश लोगों ने। तो मैं बहुत ईमानदारी से रखना चाहता हूँ इस बात को कि देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तो वो छत्तीसगढ़ों की सीटों से बनी है, छत्तीसगढ़ से आई हुई सीटों से। आप अभी भी निकाल के यदि देख लेंगे तो एक बहुतायत समर्थन आपको उस अंचल का मिला है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ जब से अलग बना है तब से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके आधार पर सरकार बनने के जो अवसर हैं, चांसेस हैं, हमेशा छीड़ रहे हैं। और यही कारण है कि 34 सीटों पर हम 230 में से कांग्रेस को लेकर आ गए थे। दिग्विजय सिंह जी से जब हमारा मिस्टर बंटा धारदी से 2003 में आमना सामना हुआ था। अब यही हमारी ताकत है। ताकत कैसे है शरद जी? कि हमारी ताकत हमारा नेता है, नीति है और नीयत है। यदि हमने इन तीनों को व्यवस्थित ढंग से फिर से बीच में रखा जनता की, तो देखिए सरकार तो हमारी स्थिर है, ये राजनीतिक हमारा भी आकलन है और आप भी लोग भी बहुत ज़्यादा उससे सहमत होंगे। लेकिन साथ साथ उपचुनाव में भी हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। हमें एक हम कह सकते हैं कि जो हमें एक काम करने का जो कालखंड मिला है शरद जी, वो चुनौतीपूर्ण है। उसमें राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, ट्रेजरी की चुनौतियां भी हैं, कोविड की भी हैं, सभी हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए आप सोचें कि बहुत गुडी गवर्नेंस है, तो ऐसा नहीं है, ये वो समय नहीं है उसका जी। लेकिन हमने यदि दूसरी बात साफ नियत से लोगों के बीच में अपने आप को रखा, जैसे कि चंबल का पानी घर घर पहुंचेगा, नर्मदा का हमारी जो हम कर चुके हैं, तो हमारे पास साख है इस बात की कि जिसको कांग्रेस लगातार मना करती रही कई दशकों तक कि ये जल नहीं आ सकता, और कहा जाता है दिग्विजय सिंह जी ने तो फाइल ही उठा के डंप कर दी थी, उसको शिवराज जी ने उठाया और कालांतर में उनको लंबा कालखंड भी मिला इसको करने के लिए, और उन्होंने इसको संभव करके दिखाया। ऐसे ही हम चंबल का करेंगे, फिर चंबल एक्सप्रेस की वे की बात हो, और भी जो दीगर इश्यूज है लोकल वहाँ के, उनको हम लेने वाले। इसलिए हमने बात कही थी कि हम स्थानीय स्तर पर मुद्दों को उठाएंगे, पुल पुलिया सड़क और इन बातों को लेकर हमारी सीमाओं में बजट की शरद जी। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये हमारी नीतियाँ हुई। नीयत हमारी साख के ऊपर है।
तो मुझे लगता है हम ये तीनों पर मजबूती से चलने की प्लानिंग भी कर रहे हैं और नीचे जाएंगे। अभी 10 तारीख तक हमारे एक स्तर के सम्मेलन जो कार्यकर्ताओं के बीच पूर्ण होंगे, 25 तारीख तक हमको दूसरे पूर्ण करने हैं। मैं भी उसकी डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, पर लेकिन तब तक हमारा चुनाव का बाकी कार्यक्रम भी आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप कांग्रेस को देखेंगे तो चूंकि उनके पास बूथ स्तर से प्रत्याशी तक का अभी चयन नहीं है, क्योंकि उनका रिवर्स होगा। जब जैसे आप राकेश चौधरी जी को प्रत्याशी नियुक्त करेंगे तो वहां पर सेक्टर प्रभारी अलग होगा, वहां पर बूथ प्रभारी अलग होगा, क्योंकि उसकी रचना माननीय राकेश जी करेंगे। उनके यहाँ लीडर बेस्ड सिस्टम है पूरा। वहां पर आप दूसरे को देंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, तो हो ही नहीं सकता है। तो ये समय निकला जा रहा है, और यदि 20 के आसपास आचार संहिता लगती है तो सब असमंजस में है कुल मिला के। तो मुझे लगता है कागजी एक्सरसाइज कर लेने से कहीं पर या रिपोर्ट्स ले लेने से कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी, वो कठिन है। और दो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, उसी में अवसर भी आप ढूंढ सकते हैं। नंबर एक, कांग्रेस के पास एक कॉरपोरेट स्टाइल के फंक्शनिंग नेता हैं जो कमलनाथ जी हैं, और डेफिनेटली वो अपने तरीके से काम करते हैं, पर वही उनकी चुनौती भी है, वो जमीन में नहीं जा पाते किसानों के बीच। हम 80% है। और दूसरी चीज जिसके राकेश जी भुक्तभोगी रहे, आपने भी इशारा किया कि दिग्विजय सिंह जी हैं, उनकी एक छवि है, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। मुझे लगता है ये दोनों चीजें कांग्रेस को कभी उठने नहीं देंगी। पटेल साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा क्या आपको लगता है जनता के मन में होना ही चाहिए? क्योंकि उसने जिस तरह से लगभग 17-18 महीने में ही एक ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में देख ली है कि उपचुनाव आम चुनाव की तरह हो रहा है, और उसने 14-15 महीने में ही एक सरकार गिरते हुए भी देख ली है। तो जो लोग वोट करने जाएंगे वो राजनीतिक स्थायित्व की सोच के साथ तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह एक दो से अधिक पार्टियों का दल राज्य नहीं रहा है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है, दो दलों की राजनीति है। तो हम लोगों के लिए यानी मतदाताओं के लिए भी ये बड़ा चौंकाने वाला एक वो दृश्य रहा है, जिस तरह की स्थितियां हमने कर्नाटक की तरह या उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह देखी है। क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू काफ़ी अहम होगा और ये किसको बेनिफिट दे सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव में लगभग मध्य प्रदेश विधानसभा के कुल 12-13% सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो ये आम चुनाव की तरह सारा होने वाला है। मध्य प्रदेश के पर्याप्त क्षेत्रों में, चंबल, मालवा में ये सारे चुनाव होने वाले हैं। मुझे लगता है बुंदेलखंड में भी सीटें हैं कुछ, तो सारी दिक्कतें बुंदेलखंड और दोनों को फेस करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति चाहता है वोट और बेटी और वोट का जो रिश्ता होता है उसके बारे में तय होता है कि व्यक्ति चाहता है स्थायित्व वाली जगह हो, यानी अगर दामाद हो तो वो एक रेगुलर नौकरी में हो, उसका कैरियर हो। और जब हम वोट देते हैं तब हम सोचते हैं सरकार ऐसी चुने जो दीर्घकालिक सरकार हो। माफ करिए, मैं देसी आदमी हूँ तो देसी तरीके से। जी शिवराज जी का, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, शिवराज जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, डे वन से खतरे उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई और था, मुख्तियार आम कोई और था, और 2-3-4 नौकर मिलकर सरकार चला रहे थे। कांग्रेस का अधोपतन इसलिए हुआ, अगर खुद कमलनाथ जी ने सरकार चलाई होती तो ये दिक्कतें पेश नहीं आती। दिक्कत यह है, मध्य प्रदेश की राजनीति जमीनी राजनीति होती है। जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री यहाँ राजनीति कर सकता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, और जिसने जमीन से हट के राजनीति करने की कोशिश की वो दीर्घकालिक नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है स्थायित्व बहुत बड़ा मुद्दा होगा और लोग स्थायित्व के नाम पर ही वोट देंगे। ये एक चुनौती तो है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब की, एक स्टेबिलिटी का इशू है, और स्टेबिलिटी के पैमाने पर आप ये बार बार बात कहेंगे ही चुनाव में कि आपकी सरकार गिराई गई है, और गिराने के लिए जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं बीजेपी को। ये आपका अधिकार है, आप ये मुद्दा उठाएं, लेकिन लोग ये उन अंतर्निहित कमजोरियों को भूल नहीं पाएंगे जो कांग्रेस के भीतर उन्होंने 14-15 महीने में देखी है कि युवा मंत्री एक दिग्गज नेता पर पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी ऐसे लगा रहे हैं जो झकझोर देने वाले आरोप हैं। फिर दूसरी संगठनात्मक चीज़ें भी जिस तरह से देखी गई हैं, और कई आपके जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी इस दौरान क्वेश्चनेबल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें या ये सारे प्रश्न सिर्फ आपके लिए यानी कांग्रेस के लिए, बीजेपी पर भी ये निशाने साधे जाते हैं और बीजेपी के लिए जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन आपको 15 साल बाद मौका मिला था और आप उसकी ठीक से हैंडलिंग नहीं कर पाए, तो ये चीज़ आपको संभालनी तो पड़ेगी चौधरी साहब। मैं बिल्कुल, द्विवेदी जी, आपका वाजिब प्रश्न है, लेकिन इसमें एक मेरे जैसे विचारक का ये मत है कि 15 वर्ष बाद जनता ने अपना निर्णय दिया, अपने निर्णय के अनुसार उसने कांग्रेस की सरकार बनाई जी, और उस निर्णय को धता किसने बताया? बीजेपी ने।
उस निर्णय को कांग्रेस धता के ही किसने विधायकों ने। बताया? वाजपेयी साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रख लें हुजूर, पेशेंस रख लें। सर मानिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता उन्होंने, उसके आगे फिर बोलिए आप। जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जी जी ये जनता जो वोट करने वाली है वो दो निर्णय पे करेगी। एक तो वो ये करेगी कि उसने जो निर्णय दिया था अपने मत का वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिया था। दूसरा ये निर्णय करेगी जो लोग धोखा देकर कांग्रेस को चले आए, जनता के निर्णय को जिन्होंने एक तरीके से धत्ता बता दिया, उनके खिलाफ भी ये वोट किया जाएगा कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमने आपको चुन के भेजा था, आप लौट के आके आप अपनी मर्जी से आ गए और आप कह रहे हैं आप फिर से मुझे वोट दो। तो ये सर्वोपरि बात इसमें जाएगी कि जनता अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी कि उसने जो निर्णय किया था उसको ये राजनीतिक दल के लोग, वो बीजेपी के लोग, वो एमएलए जो इस्तीफा दे के आए हैं वो किस मुंह से वोट मांगेंगे। भाई हमने आपको पहले चुन के भेजा था। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में वातावरण रहेगा और सिंधिया जी जिस उससे गए थे वो जनता उसको अच्छे मन से नहीं ले रही है। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, लोग कहते हैं इस बात को कि भाई सिंधिया जी का निर्णय बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे मैं जब गया था बीजेपी में, श्रीमान वाजपेयी साहब कह रहे थे, तब भी लोगों ने ये कहा कि भाई राकेश चौधरी को ऐसा निर्णय करने की क्या जरूरत थी। अब मेरी परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी, सिंधिया जी की परिस्थिति हो सकता है शिव अनुराग भैया दूसरी रही हो, लेकिन पब्लिक जो कमेंट करती है। लेकिन चौधरी साहब, जनता के मन पर निर्भर रहकर चुनाव जीतना जोखिम उठाना भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी 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 जनता के मन से ही चुनाव होगा, जी मैनेजमेंट से। चलिए और आपके चलिए पूरे इससे चलिए, कोई डॉक्टर फर्क नहीं हितेश वाजपेयी बड़ा इंक्लाइन है, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं आपके अनुज हैं। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है आपकी कहानी वहाँ तक ठीक है कि वो चले गए, लेकिन ये वर्जन आपका है कि इसलिए गए। उनका वर्जन क्या है कि साहब वो रोज़ खड़े होके कहते थे कि किसानों के कर्ज माफ़ी करिए, आपने 10 दिन कहा था नहीं की। वो रोज़ खड़े होके जब आपके दल में थे तब रोज़ कहते थे कि भाई अतिथि शिक्षकों का विषय आप पूरा करिए, तो आप बात भी नहीं करते थे। फिर आप मतलब आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद तीसरी, सर सुन तो लीजिए, 100 दिन बीत गए और निर्णय नहीं करा पाए। मैं उनको सुदृढ़ स्थिति में मानूं सर, सुन तो लीजिए आप बात को। अब उसके बाद फिर तीसरा विषय बेरोजगारों को लेकर आया, फिर उसके बाद कोविड प्रबंधन को लेकर आया। तो उन विषयों के आधार पे जब कोई निर्णय नहीं हुआ, इन लोगों की विधानसभाओं में बजट नहीं और 4,500 करोड़ का बजट आपने छिंदवाड़ा में खर्चा किया, तो ये विषय तो समाप्त नहीं हुए ना सर। तो आप अपनी तरीके से उसको रखेंगे, हम उसका अपना विषय रखेंगे ही रखेंगे कि उसमें कितनी बर्गलरी हुई, ये हमारा अधिकार है, फिर निर्णय होगा ना साहब। तो ये आपका वर्जन है, आपका आरोप है कि ऐसा है, लेकिन उनका भी प्ली है कि उन्होंने क्यों किया, और उनकी विधानसभाएं हैं, वो उनके इलेक्टोरेट हैं जिन्होंने चुनकर भेजा। तो उनके इलेक्टोरेट उनसे प्यार करेंगे या कमलनाथ जी से करेंगे जो भोपाल के नेता हैं। चलिए मैं इसी बिंदु पर बातचीत को एक इजाजत दे तो मैं बहुत कुछ सेकंड्स में चौधरी साहब, कुछ सेकंड में जी शरद वाजपेयी जी को, शरद भैया ये लेटर दिखाना चाहता हूँ जी, जो चंबल एक्सप्रेस वे का हिस्सा काटा गया था, वो तारीख थी 6/8/2018। सर 15 महीने कमलनाथ जी का बताइए जुड़वाने वाला। मैं बिल्कुल सही, उन्होंने कोई फाइल पे तब्दीली नहीं तो की। बस तो हार गए हो कमलनाथ। लेकिन वाजपेयी वापस जी ये भेजिए हिस्सा उनको। काटा, बोलिए आप इस बात को आज शिवराज सिंह जी ने काटा। अब आप बोल के उसको रोकिए मत। नहीं रोकिए नहीं साहब, मेरे आप को बात बोलना तो पड़ेगा। पूरी कर लें सर, अब मेरे पास वक्त नहीं है जी। सर जी उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो आप कमलनाथ जी को रिजेक्ट करिए एक बार। जी चलिए चौधरी साहब, आपकी बात पूरी हो गई कि भिंड का मैं नुकसान ये कह रहा हूँ कि चंबल एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा काटा गया था वो श्रीमान शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार में। अरे भाई जुड़वाया किसने? चलिए ये तो चुनाव के विषय रहेंगे सर। जुड़वाया किसने? ये वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं वो भी रहेगी और आप जो बात कह रहे हैं वो भी रहेगी, और ये आप दोनों का अधिकार है आधा नहीं होता कि आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मैं ये बात कह के जरूर खत्म करूंगा कि एक बड़ा सुंदर कोट है कि हर आलोचना प्रशंसा की दो परतों के बीच में होनी चाहिए। बीजेपी इस कला में माहिर है सर। वो जनता के बीच जिन इश्यूज को ले जाती है उसमें वो ऊपर भी एक परत अच्छी रखती है, बीच में जो चीज़ें हैं जो आदमी को महसूस नहीं होती हैं फिर नीचे एक परत रखती है। आपके यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी रॉ होती हैं और आपके यहाँ शायद एपिकल लीडरशिप भी ये मानती है कि यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। उस पर कोई डिबेट हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति करने के, चुनाव जीतने के, चुनाव के मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, आपको उन तरीकों को अपनाने से अपने को दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तरीका, वो शैली चुनाव जीतने के लिए बहुत अहम होती है। और इस मामले में आप बीजेपी के सामने
कैसे ठहरेंगे, कितना ठहरते हैं, ये बाय इलेक्शन फैसला करेगा। लेकिन शुभकामनाएं आप दोनों राजनीतिक दलों को। बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। नमस्कार।